हमारे एक व्यूअर है दोस्तों एम हुसैन पाशा, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन पर वीडियो बनाई जाए। इस टॉपिक के बारे में बहुत दिनों सोच भी रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक ही छोटी वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि भाई लाखों मेडिसिन हैं तो किस किस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट मैंने पूरी कोशिश करी कि वीडियो को छोटा छोटा रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा दवाइयां आपको बताई जाए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रुप ऑफ मेडिसिन की भाई किस किस ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं। जरूर नहीं है कि मैं बहुत सारी दवाइयां बताऊं, लेकिन वो दवाइयां आपको बताऊंगा जो आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये बीमारी में ये दवा लगेगी या ये दवा इस बीमारी के लिए है। ज्यादा समय लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये ज्यादा हो गया। यहाँ पे पहले नंबर पे होता है दोस्तों एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स में जाहिर सी बात है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक भी है लेकिन एनाल्जेसिक भी है, और बुखार और दर्द में इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे आता है पैरासिटामोल, उसके बाद आता है एसिक्लोफेनिक एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल। तो उसके बाद आता है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन हालांकि एक एनसाइड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आइबुप्रोफेन के लिए हम सूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। निमोसुलाइड बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई जगह इसको बैन कर दिया गया है। दर्द में इस्तेमाल किया था निमोसुलाइड। उसके बाद डाइक्लोफेनिक है, जोड़ों के दर्द वगैरह इन चीजों में दर्द के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और ट्रामाडोल, हालांकि ये ओपोइड एनाल्जेसिक्स है तो भाई इसका इस्तेमाल बहुत ही कम केसेस में करते हैं। ट्रामा जैसे पेशेंट में जिसको बहुत ज्यादा इंजरी होती है और उनको दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो यहाँ पे ट्रामाडोल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों डाइक्लोफेनिक, पैरासिटामोल, ट्रामाडोल इन सब के इंजेक्शन भी आते हैं मार्केट में। ट्रामाडोल का तो कॉन्ट्रामोल के नाम से मिल भी जाएगा आपको। उसके बाद आती है बात दोस्तों पीपीआई की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मतलब कि जो गैस के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आती है पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल सबसे ज्यादा यूज की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, पेंटाप्राजोल। उसके बाद ओमिप्राजोल और रेप्राजोल। इनके अलावा बहुत तरह तरह की आती हैं मार्केट में। और कुछ दवाइयां होती है दोस्तों जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें कई बार बॉबल मूवमेंट्स देखे जाते हैं, और बहुत सारे इरेगुलेटरीज होती हैं, उनके लिए लिवोसल्प्राइड भी होता है, आइटोप्राइड होता है, मीसोप्राइड भी होता है। तो ये सब भी इस्तेमाल की जाती हैं एज अ पीपीआई। हालांकि जो लिवोसल्प्राइड है वो पीपीआई नहीं बोल सकते आप उसको, लेकिन इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एंटासिड के बारे में। एंटासिड वो होते हैं जो कि एसिडिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कई लोगों को एसिडिटी के कारण खट्टी डकारें आती हैं, या कुछ दवाइयों के इस्तेमाल करने से उनके पेट में एसिडिटी होने लगती है। तो भाई यहाँ पे आता है रेनिटिडिन। जाहिर सी बात एसी लोग सभी लोग खाते हैं, एसी लोग इटोप्राइड, और उसके बाद सुक्रालफेट। ये सारे ही चीजों को हम एज एंटी एसिडिटी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग के बारे में, मतलब कि आपका पेट दर्द होगा जब कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो जाहिर सी बात है ड्रोटावेरिन प्रेगनेंसी में भी माना जाता है, सेफ रहता है, और नॉर्मली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोटावेरिन, डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनोमिक एसिड, ये तीनों दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं। इनके अलावा बहुत तरह तरह की होती हैं, बट एंटी स्पाज्मोडिक में आप तीन हमेशा याद रखें। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एंटी प्रोटोजोल दवाइयों की, जो दवाइयां हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर इन्फेक्शन को दूर करने में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया। इसके अलावा बहुत तरह तरह की बीमारियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्रिनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, सैक्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, लोप्रामाइड या रेसिकार्डोट्रिल। तो ये दवाइयां जो होती है दोस्तों एंटी प्रोटोजोल होती हैं, जो कि एक हमारी आंतों के अंदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटीमेटिक ड्रग्स वो होती हैं दोस्तों जो कि नोजिया वोमिटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। कभी कभी चक्कर और उल्टी जैसा मन होता है तब इन दवाइयों का इस्तेमाल करना। तो होती है दोस्तों डोमपेरिडोन की टैबलेट्स और सिरप मिल जाते हैं मार्केट में। ऑन्डेंसेट्रोन के सिरप और टैबलेट्स भी मिलते हैं मार्केट में। और आता है दोस्तों क्लोप्रोमाज़ाइन, ये भी होता है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं आप उल्टी के दौरान। यहाँ पे होती है एंटीमेटिक्स ड्रग्स। अब बात करेंगे कुछ हीमोस्टेटिक एजेंट्स के बारे में। हीमोस्टेटिक एजेंट्स वो होते हैं दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कोई ब्लीडिंग हो रही होती है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो, चाहे उसको चोट लग जाती हो, तब उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करती है हीमोस्टेटिक एजेंट्स का। तो यहाँ पे पहले नंबर पर दोस्तों इटामसाइलेट और टनक्सिमिक एसिड। इटामसाइलेट, टनक्सिमिक एसिड बहुत ज्यादा चलते हैं। उसके अलावा आप सोमेटोट्रोपिन ले सकते हैं, बेसोप्रेसिन ले सकते हैं। बेसोप्रेसिन के अलग अलग ड्रग ऑफ चॉइसेस रहती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एंटीकोगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स दवाइयों की, जो ये दवाइयां वो होती हैं जो कि खून को नहीं जमने देती हैं। कई बार क्या होता है कि सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान डॉक्टर नहीं चाहता, सर्जन नहीं चाहता कि खून जमे, उस व्यक्ति का खून जमना नहीं चाहिए।
क्योंकि ऑर्गन खुला हुआ है। तो यहाँ पे एंटी प्लेटलेट्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहाँ पे होती है हेपेरिन। हेपेरिन का इंजेक्शन बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा आप ले सकते हैं क्लोपिडोग्रेल, और होता है दोस्तों एस्प्रिन। एस्प्रिन को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन है तो ये एंटी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एनसेड है एस्प्रिन, बट यहाँ पे एस्प्रिन भी काम करता है। तो उसके अलावा एनोक्सापेरिड सोडियम ये भी होता है दोस्तों। ये सारी दवाइयों को आप खून को जमने से रोक सकते हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कफ एंड कोल्ड के लिए। तो भाई कफ एंड कोल्ड के लिए तो कॉमनली मैं आपको बताना चाहूंगा ये दवाइयां होती हैं कि भाई एम्ब्रोक्सिल, ब्रोमोहेक्सेन, गुआनिफेंसिन, फेनिलेफ्रिन, टर्बुटेलिन, ये सारी दवाइयों को आप कफ एंड कोल्ड में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें कुछ सेडेटिव्स के बारे में, तो देखो भाई सेडेटिव्स होते हैं एटेजोलम, मेटाजोलम और नाइट्रोजोलम। ये दवाइयां वो होती हैं जो कि इंसान को नींद नहीं आ रही होती तो उनको नींद आ जाती है इन दवाइयों को लेने से। हालांकि नींद के अलावा इनके बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, बट इनका काम होता है सेडेटिव्स, इंसान को उसको रिलैक्स करना, उसको नींद आ जाए। उसके बाद आती है दोस्तों एंटी पार्किंसन ड्रग्स की। तो देखो भाई किसी किसी को पार्किंसन डिजीज होती है, तो वहां पे पार्किंसन में लीवोडोपा, कार्बिडोपा और ब्रोमोक्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली डोपामाइन के रेगुलर इम्बैलेंस की वजह से ये सब होता है पार्किंसन डिजीज। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। तो ये दवाइयां वो होती हैं जो कि चिंता तनाव में इस्तेमाल की जाती है। कई लोग सो नहीं पाते हैं, चिंता में इतना उनका दिमाग लगा रहता है, एक ही जगह पे फोकस रहता है, तो उनको डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसे लोगों में हम डाइजेपम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेपम, एस्काल्ट्रोप्रेम ये होता है, और उसके बाद फेनोबार्बिटॉल, फेनेटोइन, ये सब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फेनेटोइन को मिर्गी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब दवाइयां हम एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एंटी वर्टिगो ड्रग्स की। तो देखो भाई वर्टिगो पे मेरी वीडियो आएगी बहुत जल्दी, अभी है नहीं है, बट उसमें होता क्या है कि कानों में से आवाज आती, चक्कर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बीटा हिस्टाइन की, सिनर्जाइन की, प्रोक्लोरोपेरेजाइन की और प्रोमेथाजाइन की। इन सब की दवाइयों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एंटीबायोटिक। अब बात करेंगे दोस्तों एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स की। तो ये दवाइयां बहुत ही हैं जो कि दोहरे में इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को दोहरे आते हैं, सीजर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप बेलपोरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेलपोरिक एसिड, प्राइमेडॉन, फेनेटोइन जो कि एपिलेप्सी में भी इस्तेमाल करते हैं फेनेटोइन को, और फेनोबार्बिटॉल। तो ये दवाइयों को आप कन्वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स के बारे में। तो भाई एंजाइम तरह तरह के होते हैं, लेकिन ये एंजाइम वो होते हैं जो कि आपकी सूजन और दर्द बुखार को कम करेंगे। यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन होता है दोस्तों, काइमोट्रिप्सिन और सैरेशोपेप्टिडेज। आपने देखा भी होगा काइमोट्रिप्सिन की दवाइयां आती हैं बहुत तरह तरह की। ये दवाइयों का आप इस्तेमाल सूजन के लिए कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स की। तो ये दवाइयां वो होती हैं जो कि बेसिकली जिन लोगों को फिकस नहीं निकल पा रहा है, जो कि फ्रेश नहीं हो पा रहा है, कई कई दिनों तक उनका फिकस जम जाता है, उनको कब्ज होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लैक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आते हैं मार्केट में बिस्कोडिल के नाम से मिल जाता है। पैराफिन के लिक्विड पैराफिन आता है मार्केट में, लैक्टोलोज सिरप मिलते हैं। ये सारी चीजों को आप एज अ लैक्सेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स। तो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स वो होती है दोस्तों जो कि आपके पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, रेक्टम में, इंटेस्टाइन में कीड़े की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उस कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। अल्बेंडाजोल एंटी हेलमेंटिक ड्रग होती है दोस्तों, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और इवरमेक्टिन। तो ये 3 दवाइयां मैं आपको बताऊंगा जो कि आप एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। तो देखो भाई डायबिटीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ दवाइयों का नाम बताऊं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दवाइयां डायबिटीज में दी जाती हैं। तो देखो भाई ग्लिसिजाइड, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन और सीताग्लिप्टिन और बॉगलीबॉस, ये दवाइयां अधिकतर देखी जाती हैं तो डायबिटीज में इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर इंडिया में। इनके अलावा बहुत तरह तरह की होती हैं। अब बात करेंगे सीएनएस डिसऑर्डर पे यूज करने वाली दवाइयों की। तो देखो भाई ये दवाइयां न्यूरोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। तो अल्प्राजोलम, क्लोवाजिपम, क्लोनाजिपम, लोराजिपम, प्रेगाबोलिन और हाइड्रोक्सीजन को अपन खुजली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये दवाइयां जो होती हैं कि जो कई लोगों को मानसिक बीमारी होती है, उनको बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, या कुछ भी आप कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर में इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि कई लोग इनको नींद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
एंटी डायरेटिक्स, ये दवाइयां बहुत ही दोस्तों जो कि हमारे मूड दिमाग में संक्रमण और बहुत तरह तरह की इरेगुलरिटीज को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेनामाइड और उसके अलावा बेसोप्रेसिन का इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं। इनके अलावा भी बहुत तरह तरह की दवाइयां होती हैं जैसे कि मेटाजोलामाइड वगैरह वगैरह। अब बात करें दोस्तों एंटी मलेरियल ड्रग्स की, तो देखो भाई मलेरिया में कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ पे बता है दोस्तों आर्टिसुनेट, क्लोरोक्विन, ये सब तो होते ही है खैर, प्राइमेक्यून, क्लोरोक्विन, इनके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अभी लेटेस्ट है दोस्तों ल्यूमीफेंट्रिन। तो ये सारी दवाइयां होती हैं। अस्थमा में यूज की जाने वाली कॉमन दवाइयां अमाइनोफाइलिन, बुडिस्टोनाइड जो कि रैप्सूल होते हैं नेबुलाइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड हालांकि वो, और साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, ट्रामोटिलिन भी यूज कर सकते हैं आप अस्थमा में। उसके अलावा जेफ्रुलोकास्ट, मोन्टोलोकास्ट, डेरेफाइलिन, आपने नाम तो सुना ही होगा इन चीजों के, मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा बस यही सब होते हैं अस्थमा में मेनली इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां। एलर्जी या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, मतलब कि जो दवाइयां एलर्जी में, खुजली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम, चाहे वो किसी तरह की एलर्जी हो, तो यहाँ पे लिवोसेट्राजिन या सिट्राजिन ले सकते हैं। हाइड्रोक्सीजन होता है, फेक्सोफेनाडाइन होता है, एलेग्रा वगैरह टैबलेट्स में मिल जाता है आपको। इसके अलावा हाइड्रोक्सीजन और एटारेक्स वगैरह आते हैं, ये सब चीजें एलर्जी के लिए होती हैं। अब बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, तो देखो भाई ये दवाइयां वो होती हैं जो कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं। ये तरह तरह की होती है, रेनिन इनहिबिटर, एंटागोनिस्ट होते हैं, कुछ एसी इनहिबिटर होती हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज शॉर्ट फॉर्म में कि आपको हाइपरटेंशन की ड्रग कैसे पहचाननी है। तो देखो भाई एम्लोडेपिन, एनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, एटेनोलॉल, लॉसार्टन होता है दोस्तों, लिवेटालॉल होता है, ऑल्बिसार्टन होता है, बॉलसार्टन होता है। ये सब दवाइयों को आप इस्तेमाल हाइपरटेंशन में कर सकते हैं। कुछ नजल कंजस्टेंट के बारे में बताना चाहूंगा। नजल कंजस्टेंट वो होते हैं जिनकी जो नोजी आ रही होती है, ठस जाती है, नाक ठस जाती है, अधिकतर उनको बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जाइलोमेटाजोलिन और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो भी दवाइयां आती है उनमें सब होता है। इनके अलावा तरह तरह की हो सकती हैं। उसके अलावा एपिलेप्सी में एपिलोन बहुत ज्यादा फेमस है, फेनिटोन, फेनिवर्बिटॉल, ये सब चलते ही हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों हार्मोन, एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स और इंसुलिन के इंजेक्शन और कैंसर की दवाइयां नहीं बताई हैं। बताता तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे इनके बारे में भी। तो दोस्तों ये बात तो मैं भी मानता हूं कि मैंने आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया है, लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरी एक सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्दी। हर सैटरडे को आपको एक वीडियो मिला करेगा एक मॉलिक्यूल के ऊपर, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, जो भी मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए, चाहे लिवोसिट्राजिन या कोई भी एंटीबायोटिक हो, एक मॉलिक्यूल एक दिन, उसमें आप जानेंगे मोड ऑफ एक्शन, उसका इस्तेमाल करने का तरीका, डोजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ एक वीडियो में रहेगा एक मॉलिक्यूल के बारे में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और आशा करता